90 का दशक, धरती पर स्वर्ग समझे जाने वाले कश्मीर की ज़मीन पर बारूद बोया जा चुका था। घटनाएं सिलसिलेवार तरीके से हुई। पहले चुनाव हुए, धांधली के इल्ज़ाम लगे। उधर सीमा पार से पाकिस्तान ने आतंकवादियों को स्पॉन्सर करना शुरू किया। महज 2 साल में आतंकवादियों के हौसले इस कदर बढ़ गए कि होम मिनिस्टर की बेटी किडनैप हो गई। अंत में कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निकाल दिया गया। एक पूरा समाज घाटी से बेदखल कर दिया गया और कुल मिलाकर 1990 तक हालात ऐसे बन चुके थे कि सरकार को डर लगने लगा था। इंडियन आर्मी, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर हालात पर नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आतंकवाद और चरमपंथ का गठजोड़ रोके न रुकता था। फिर 1990 में सरकार ने एक ऐसा फैसला किया कि जिससे काफ़ी फर्क पड़ा। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह की सरकार मंडल कमीशन और ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए चर्चा में रहती है, लेकिन इन्हीं वीपी सिंह के कार्यकाल में गठन हुआ एक ऐसी फोर्स का भी जो खास तौर पर आतंकवादियों का सफाया करने, उनके इन्फॉर्मेशन से लेकर लॉजिस्टिक्स के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए बनाई गई थी। और इस फोर्स का नाम था राष्ट्रीय राइफल्स या आरआर। इसका जवान चाहे खाना खा रहे हों या सो रहे हों, उनकी बंदूक लोडेड रहती है हमेशा और एक्स्ट्रा मैगजीन साथ में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज कहानी राष्ट्रीय राइफल्स की। राष्ट्रीय राइफल्स यानी आरआर, इसके गठन के पीछे बड़ी लंबी कहानी है। हम उसको शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। बैकग्राउंडर ले लीजिए पहले आप। घाटी में लॉ एंड ऑर्डर के लिए वहां की पुलिस, बीएसएफ और पैरामिलिट्री पर्याप्त थे, या वो कोशिश कर रहे थे मैनेज करने के लिए। फिर आरआर की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसके पीछे की कहानी समझिए आप। साल 1988 की बात है। इस्लामाबाद में एक टॉप सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। अपने बुलंद आवाज़ में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल ज़िया-उल हक फरमाते हैं, जेंटलमैन, शक शुबह की कोई गुंजाइश नहीं। हमारा एक और सिर्फ एक मिशन है, कश्मीर की आज़ादी। हमारे मुस्लिम कश्मीरी भाइयों को अब और अधिक समय तक भारत के साथ रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कश्मीरियों में कुछ हुनर हैं जिनका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। पहला उनकी बुद्धि, दूसरा दबाव सह सकने की उनकी क्षमता और तीसरी उनकी राजनीतिक जागरूकता। हमें बस उन्हें साधन मुहैया कराने की ज़रूरत है। ज़िया ने तब इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन 2 पैक, जिसका उद्देश्य था कश्मीर में भारत विरोधी भावनाएं भड़काना। 1988 के अगस्त में ज़िया की एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई, लेकिन ऑपरेशन 2 पैक जारी रहा, जिसका पहला असर तो ज़िया की मौत पर ही दिखा। तब कश्मीर में जुलूस निकले और नारे लगे जिनमें कहा गया कि तमाशा नहीं, ये मातम है। ऑपरेशन 2 पैक की शुरुआत के पीछे एक खास वजह भी थी। दरअसल 1987 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें धांधली के इल्ज़ाम लगे। जनता में इस बात का गुस्सा था, जायज़ गुस्सा था, लिहाजा मौके का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों ने कश्मीर में गतिविधियां तेज़ कर दी। दिसंबर 1989 में गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद को अगवा कर लिया गया और उन्हें छुड़ाने के लिए सरकार को 4 अलगाववादी नेताओं को रिहा करना पड़ा। इससे अलगाववादियों और कट्टरपंथियों के मंसूबे और मजबूत हो गए। उन्हें लगा कि अब कश्मीर में भारत सरकार का कंट्रोल नहीं रह गया, लिहाजा उन्होंने भारत और भारत समर्थक आवाज़ों को निशाना बनाना शुरू किया और इस कड़ी में सबसे पहला और आसान निशाना बने कश्मीरी पंडित। 4 जनवरी 1990 को उर्दू अखबार आफ्ताब में हिजबुल मुजाहिदीन ने छपवाया कि सारे पंडित कश्मीर घाटी छोड़ दें। अखबार अल सफ़ा ने भी इसी चीज़ को दोबारा छापा। कश्मीर में उस समय लाउड स्पीकर से कहा जाता था कि घड़ी का समय आधा घंटा पीछे कर लो, कहने का मतलब कि घड़ियों में पाकिस्तान का वक्त लगा लो। कश्मीर में जब ये सब चल रहा था, पंजाब में खालिस्तान आंदोलन की आग भी भड़की हुई थी। वहाँ भी राज्य पुलिस, पैरामिलिट्री और फौज के लिए सिचुएशन से निपटना मुश्किल ही था। ऐसे हालात में सरकार को एक डेडिकेटेड फोर्स की ज़रूरत महसूस हुई जो जम्मू कश्मीर में आतंकरोधी गतिविधियाँ चला सके, जिस तरह नॉर्थ ईस्ट में असम राइफल्स करती है। तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अंत में आर्मी चीफ जनरल विश्वनाथ शर्मा के नेतृत्व में एक फोर्स का गठन हुआ, जिससे नाम दिया गया राष्ट्रीय राइफल्स। राष्ट्रीय राइफल्स की पहली यूनिट रेस करने में लेफ्टिनेंट जनरल पीडी भार्गव का बड़ा रोल था। शुरुआत कैसे हुई? कुछ साल पहले जनरल भार्गव ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रीय राइफल्स की शुरुआत के बारे में बताया था। जनरल भार्गव बताते हैं कि नई फोर्स का कॉन्सेप्ट जनरल एसएफ रॉड्रिगस लेकर आए थे। उनका एक ऐसी डेडिकेटेड फोर्स बनाने का प्लान था जो सिर्फ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को अंजाम दे। साथ ही इसमें भर्ती होने वाले लोग फौज से रिटायर होने वाले एक्स सर्विसमैन होते। इसे पैरामिलिट्री फोर्सेस की तर्ज पर तैयार करने का प्लान था जो गृह मंत्रालय के अंडर काम करती। ये एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान था, लेकिन चंद कारणों के चलते धरातल पर उतर नहीं पाया। एक बहुत बड़ा कारण यह था कि घाटी में हालात इतनी तेज़ी से ख़राब हो रहे थे कि ऐसा लग नहीं रहा था कि एक्स सर्विसमैन या पैरामिलिट्री लाइक फोर्सेस
इससे निपट पाएंगे। और फिर फाइनली ये डिसाइड किया गया कि आरआर एक ऑल आर्मी फॉर्मेशन होगा। बकौल जनरल भार्गव, जनरल बिपिन चंद्र जोशी ने एक रोज उन्हें बुलाकर बोला कि स्पीडी, तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम है, तुम्हें बटालियंस रेस करनी है। स्पीडी जनरल पीडी भार्गव का निकनेम था। जनरल भार्गव बताते हैं कि 6 महीने में बटालियन रेस करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इंटरव्यू में एक जगह कहते हैं कि मैं ठहरा सिग्नल कोर का बंदा, मैंने तो कभी सिग्नल की बटालियन तक रेस नहीं की थी। और जनरल भार्गव ने जब ये बात जनरल जोशी से कही तो उन्होंने जवाब दिया कि व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग स्पीडी, यू हैव टू रेस द बटालियन। फौज का हुक्म, पत्थर की लकीर। जनरल भार्गव ने जिम्मेदारी उठाई और काम में जुटे वो। जनरल भार्गव कहते हैं कि शुरुआत में मुझे लगा कि 6 महीने यह काम तो मुझसे नहीं हो पाएगा, अब जनरल जोशी मुझे ज़रूर हटाएंगे जब पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर जनरल जोशी ने उन्हें भरोसा देते हुए कहा कि उनके पास पूरा फ्री हैंड रहेगा। जनरल भार्गव ने आर्मी हेडक्वार्टर में सभी सेक्टर कमांडर्स के साथ मीटिंग की। जो बटालियन रेज हुई थी उनसे पूछा गया कि आपको क्या चाहिए। इस पर एक ऑफिसर ने कहा कि साहब, हमारे पास तो बर्तन तक नहीं है, कुछ हम खुद लेकर आए हैं, कुछ आसपास से मांगे हैं। खैर, सारी बातों को नोट किया गया और धीरे धीरे ही सही बटालियन की सभी ज़रूरतें पूरी की गई। अलग अलग बटालियंस की जो रिक्वायरमेंट्स थी, किन्हीं के पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन कम थे, किन्हीं को लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए था, सबको सप्लाई किया गया। जनरल भार्गव राष्ट्रीय राइफल्स की शुरुआत से जुड़े एक दिलचस्प किस्से का जिक्र करते हैं। हुआ यूं कि जनरल भार्गव को बटालियन के लिए जीप की ज़रूरत थी, जो पहली रेजिंग थी उसके लिए। लेफ्टिनेंट जनरल RIS कहलों उनके दोस्त हुआ करते थे, जिनका निकनेम था रिस्की। जनरल भार्गव ने उन्हें जीप देने की रिक्वेस्ट की। अब जनरल रिस्की ने इस पर जवाब दिया कि मेरे पास बस एक जीप है, वो भी UN वाली है, वाइट कलर वाली। जनरल भार्गव ने कहा इसके बाद कि मैं आपको लिखित में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जीप को OG यानी ऑलिव ग्रीन कलर पेंट करने की परमिशन दे दीजिए और मुझे इशू कर दीजिए, मेरे पास आर्मी चीफ का अप्रूवल है। जनरल रिस्की को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा तुमने सोचा क्या है, तुम क्या आर्मी चीफ थोड़ी हो। उन्होंने तुरंत जनरल जोशी से बात की और कहा कि स्पीडी ऐसी डिमांड कर रहा है, क्या करूं, और वो बोल रहा है कि आपका अप्रूवल भी है। जनरल जोशी ने तब हंसते हुए कहा कि अगर स्पीडी कह रहा है कि उसके पास मेरा अप्रूवल है, इसका मतलब अप्रूवल है, उसको इशू करो जीप। और इस तरह RR को पहली जीप इशू हुई। सिग्नल्स के उपकरण जैसे सैटेलाइट फ़ोन्स, कम्युनिकेशन डिवाइस वगैरह के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो खुद सिग्नल कोर के ही थे। पर्सनल्स की बात करें तो मॉडर्न RR जो हम देखते हैं लगभग 75,000 सैनिक हैं और उन्हें आर्मी से एक तरह से पुनर्गठन करके RR का गठन हुआ है। गठन के बाद से ही पंजाब और जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राइफल्स का मुख्य कार्यक्षेत्र रहा है, प्राइमरीली जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का सफाया और पंजाब में खालिस्तानी आतंकियों से लोहा लेना, ये 2 काम RR को मेन KRA में रखे गए थे। जब पंजाब में स्थिति सुधरी तो पूरा ध्यान फिर जम्मू कश्मीर में शिफ्ट किया गया। वर्तमान में RR के ऑपरेशंस कश्मीर घाटी में ज़्यादा चलते हैं, जम्मू डिविजन्स में भी अब चल रहे हैं। वैसे तो घाटी में घुसपैठ करने वाले हर आतंकवादी को फौज से डर ही लगता है, पर आतंकवादी खास तौर पर RR की यूनिट से खौफ खाते हैं। वजह, RR के जवान और ऑफिसर्स अपना खुद का इंफॉर्मेशन नेटवर्क रखते हैं। इस यूनिट के जवान वैसे तो हर तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, पर उनका पसंदीदा हथियार अभी भी AK-47 है। साथ ही इसके जवान AK-203, कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर, मल्टीपल ग्रेनेड लॉन्चर, नाइट विजन डिवाइस वगैरह उपकरणों से भी लैस रहते हैं, जो इन्फेंट्री यूनिट्स के पास होती हैं। अलग पहचान देने के लिए राष्ट्रीय राइफल्स को अलग बैच, अलग निशान और अलग झंडा भी दिया गया है। यूनिट के निशान में इसके जवानों का पसंदीदा हथियार AK-47 है, जिसके बीच में अशोक चक्र है। इस फोर्स का ध्येय वाक्य है दृढ़ता और वीरता। इसमें सेना की हर रेजिमेंट से जवान और ऑफिसर्स आते हैं और 2-3 साल के डेपुटेशन पर अपनी सेवाएं देते हैं। राष्ट्रीय राइफल से पहले सेना की इन्फेंट्री यूनिट्स या आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस को अंजाम दिया करती थी। कुछ जगह बाकी आर्म्स भी थे। राष्ट्रीय राइफल्स का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही है, जिनमें 50% जवान इन्फेंट्री के होते हैं और बाकी 50% जवान आते हैं आर्मी के अलग अलग आर्म से, जैसे आर्मर्ड कोर हो गया, आर्टिलरी हो गया, मेडिकल हो गया, सिग्नल हो गया। अलग अलग रेजिमेंट्स के भी आते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय राइफल्स में 65 बटालियंस हैं। वर्तमान में इनके 5 हेडक्वार्टर हैं। रोमियो फोर्स जो राजौरी और पुंछ में ऑपरेट करता है, डेल्टा फोर्स जो डोडा में है, विक्टर फोर्स अनंतनाग, पुलवामा, शोपिया, कुलगाम और बडगाम में है, किलो फोर्स कुपवाड़ा, बारामूला और श्रीनगर में, और यूनिफॉर्म फोर्स वैली से हाल ही में लद्दाख गई है। इतिहास और स्ट्रक्चर समझने के बाद अब जानते हैं राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा किए गए कुछ ऑपरेशंस को। वैसे तो RR की ऑपरेशनल डिटेल्स अधिकतर क्लासिफाइड होती हैं और आम लोग शायद ही इनके बारे में जान पाएँ,
पर कुछ ऑपरेशंस ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी है। वैसे तो एक अनुमान है कि राष्ट्रीय राइफल्स ने अब तक 10,000 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है, कई हज़ार को गिरफ्तार किया है, पर आरआर सिर्फ मारने पकड़ने का काम नहीं करती है। घाटी में जिन बच्चों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग देने के लिए एलओसी पार भेजा जाता है, उन्हें वापस लाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में भी आरआर लोगों की मदद करती है। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से किस तरह खुद को बचाया जाए, इसके लिए आरआर की यूनिट्स जागरूकता अभियान चलाती हैं। आरआर के जवान चाहे किसी भी हालत में हो, सो रहे हों, लेटे हों, आराम कर रहे हों, आदेश मिलने पर 3 से 5 मिनट के भीतर रवाना हो सकते हैं। अब चलिए आरआर के कुछ बड़े ऑपरेशंस के बारे में आपको बताते हैं। पहला ऑपरेशन तो सर्पविनाशी है। साल 2003 की बात है, मई का महीना था। खबर मिली कि हिलकाका के जंगल में 100 के करीब आतंकवादियों ने शरण ले ली है। ये इलाका पीर पंजाल की पहाड़ियों की उत्तर पूर्वी ढलान पर पड़ता है। आतंकवादियों की सफाई के लिए आरआर को बुलाया गया। चूंकि आतंकवादियों की संख्या ज़्यादा थी और वो घने जंगल में शरण लिए हुए थे, इसलिए पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्सेस, उसके अलावा गोरखा राइफल्स, गढ़वाल राइफल्स के जवानों को भी मदद के लिए बुलाया गया। ऑपरेशन की शुरुआत करते हुए पैरा कमांडो सबसे पहले जंगल में दाखिल हुए। उन्होंने 13 आतंकवादियों को तुरंत मार गिराया और इसके बाद 10 दिनों तक सर्च एंड हंट ऑपरेशन चला। अंत में सारे आतंकवादी मारे गए और आतंकवादियों के पास से 20 AK-47 राइफल्स, 5 पीका गन्स, 2 स्नाइपर राइफल्स, कई ग्रेनेड लॉन्चर, 45 किलो प्लास्टिक एक्सप्लोजिव बरामद हुआ। साथ ही कई रेडियो सेट्स, कुरान, कम्युनिकेशन डिवाइसेस वगैरह भी जब्त किए गए। इन आतंकवादियों के पास इतना राशन मिला जिससे 2 हफ्ते तक 500 लोगों का काम चल सकता था। वापसी में सेना ने 50 से अधिक छुपने की जगह और शेल्टर्स को नष्ट भी किया। इस ऑपरेशन की कामयाबी और महत्व का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके पूरा होने के बाद आर्मी चीफ NC विज खुद इसमें शामिल जवानों से मिलने गए थे। अगले ऑपरेशन जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है ऑपरेशन बुरहान वानी। साल 2015 में जब जून का महीना खत्म हो रहा था, तब कश्मीर से फेसबुक पर एक फ़ोटो अपलोड की गई। आप कहेंगे कि फेसबुक पर तो रोज़ाना लाखों पिक्चर्स आती हैं, इस फोटो में क्या था? ख़ास ये था कि फ़ोटो हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना बुरहान वानी ने पोस्ट की थी, जिसमें वो अपने 10 साथियों के साथ बैठा था। सबके हाथ में हथियार थे और सबकी देह पर सैनिकों वाली वर्दी। ऐसी तस्वीरों से वानी घाटी के लड़कों को बरगलाने की कोशिश करता। कश्मीर में नए लड़कों का आतंकी कैंप ज्वाइन करना कोई नई बात नहीं थी, पर बुरहान एक खतरनाक इंसान था। यंग लड़का था, इसलिए उसे सोशल मीडिया की पार पता थी और उसने आतंक फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल एक टूल की तरह भी किया। ये वो दौर था जब भारत में इंटरनेट यूजर्स बढ़ते जा रहे थे। बुरहान ने सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो पोस्ट करना शुरू किया। उसने ग्रुप फोटो भी पोस्ट की जिसमें वो अपने 10 साथियों के साथ हथियारों के साथ बैठा था। ये सुरक्षा बलों को सीधी चुनौती थी। बुरहान इतना खतरनाक था कि सरकार ने उस पर 10 लाख का इनाम रखा था। पिता मुजफ्फर अहमद वानी स्कूल प्रिंसिपल थे। 8 जुलाई 2016 को राष्ट्रीय राइफल्स और JNK पुलिस की SOG टीम ने अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में जॉइंट ऑपरेशन चलाया और एक घर में छिपे वानी ने बचने के लिए ग्रेनेड्स दागे और गोलियां चलाई और जवाब में फोर्स ने घर में बम मारे। ऑपरेशन में वनी के साथ उसके 2 साथी भी मारे गए। एनकाउंटर से 1 महीना पहले ही एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें सैनिकों और कश्मीरी पंडितों को धमका रहा था वनी के एनकाउंटर के बाद घाटी काफ़ी समय तक अशांत रही। हालांकि आने वाले सालों में बुरहान के साथ ग्रुप फोटो में दिखने वाले सभी आतंकवादियों को आरआर ने न्यूट्रलाइज कर दिया। इसके बाद जिस बड़े ऑपरेशन का नाम आता है वो था ऑपरेशन समीर टाइगर। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें बात एक आर्मी ऑफिसर और एक टेररिस्ट की पर्सनल लड़ाई तक आ गई थी। बात 2018 की है। अप्रैल का महीना था। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक टॉप कमांडर समीर टाइगर ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में आतंकी समीर एक बंधक को दिखाकर कहता है कि शुक्ला को कहना शेर ने शिकार करना क्या छोड़ा, कुत्तों ने समझा कि जंगल हमारा है। ये धमकी थी 44 RR के मेजर रोहित शुक्ला के लिए। रोहित शुक्ला एक ऐसा नाम जिससे न सिर्फ कश्मीर घाटी बल्कि LOC के पार भी आतंकवादी डरते थे। कहावत थी कि अगर मेजर शुक्ला की यूनिट के हत्थे चढ़ गए तो सीधा जहन्नुम का टिकट पक्का है। आतंकी समीर टाइगर भी मेजर शुक्ला से वाकिफ था, इसलिए उसने धमकी भेजी ये सोचकर कि मेजर शुक्ला उसका पीछा छोड़ देंगे। पर मेजर शुक्ला उसे कई दिनों से फॉलो कर रहे थे और 30 अप्रैल 2018 को पुलवामा के एक घर में मेजर शुक्ला की यूनिट 44 RR, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने समीर को घेर लिया। इस एनकाउंटर में समीर मारा गया और मेजर शुक्ला को भी सीने में गोली लगी। मेजर शुक्ला इस तरह के 50 से अधिक ऑपरेशंस को लीड कर चुके थे। मार्च 2018 में उन्हें दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के तीसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया।
इसके अलावा उन्हें सेना मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसी नोट पे तारीख के इस एपिसोड को यहाँ पे हम कंक्लूड कर रहे हैं। इसे मानस ने लिखा और आलोक ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।